भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तस्य पितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तस्य पितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। माइक ऑन कर ले मैम। बाकी के सभी लोग माइक को म्यूट रखेंगे। ये बोल रही हूँ, कहाँ तक हो गया था आप लोगों का? सांख्य दर्शन के अनुसार हो गया था महर्षि याज्ञवल्क्य का, है ना? कोई भी यहाँ से पढ़े फोन नंबर से, मैं इसका समझा मैं दूंगी। फोन नंबर से कोई पढ़ सकता है? सीता मैम आप पढ़ सकती हैं? कुनी, सुनीता, प्राची, एनीवन? मैम आज मेरा फास्ट क्लास है। हिंदी का पढ़ना है, कोई भी पढ़ सकता है। मैथ्स आप पढ़ सकते हैं। अवनीश, एनीवन प्लीज? बस इसमें देख के पढ़ना है। पढ़िए। क्या मैम? 4 नंबर महर्षि याज्ञवल्क्य से पढ़ना है। पेज नंबर 3 पर, पेज नंबर 3 ओपन कीजिए। यस मैम। एक्चुअली गला खराब है, इसकी वजह से बस केवल मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है? 1-2 दिन में हो जाएगा क्लियर। बोलो क्या बताइए? कोई पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा फिर बताओ, फिर मैं आगे पढ़ूं। नहीं पढ़ूं फिर मैं संयोग योग इत्युक्त जीवात्मा परमात्मनो, अर्थात जीवात्मा व परमात्मा के नहीं, समझाने का काम मैं करूंगी। बस आप 1 मिनट कुनी मैम, 1 मिनट बस, आप केवल पॉइंट्स पढ़ेंगे, समझाने का काम मैं करूंगी। इसका मतलब मीनिंग हुआ है महर्षि याज्ञवल्क्य के अकॉर्डिंग, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा के संयोग की अवस्था का नाम ही योग है, ठीक है? कठोपनिषद में योग के विषय में भी कहा गया है। यानी जो हमारा जीवात्मा और परमात्मा, परमात्मा क्या हो गया? हमारा ईश्वर हो गया। जीवात्मा क्या हो गया? इंसान का आत्मा हो गया, यानी खुद का आत्मा। तो इनका जहां पर मिलन होता है उसी को योग कहते हैं। और ये सारी बातें सिर्फ योगी ही समझ सकते हैं, हम योग करने वाले ही समझ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अदर इंसान को बोलेंगे कि योग क्या है, योग कैसे, आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे हो सकता है, तो उनको इसका डेफिनेशन भी नहीं पता होगा कि योग का मीनिंग। उनको लगता है कि योग का मतलब हम बैठ करके जो आसन कर लिए, बॉडी को मूवमेंट कर लिए, वो हमारा वही हमारा योग हो गया, ठीक है? सीधा सीधा। लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मा और परमात्मा के जहां मिलन होता है, योग का मतलब होता है जोड़, मिलना, मिलाना, ठीक है? तो वही हमारा योग हो गया। और कठोपनिषद के अकॉर्डिंग भी यही चीजें कही गई हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे। यदा पंचावतिष्ठ होते ज्ञानामि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमां गतिं ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय धारणाम् अप्रमत्त तदा भवति योगो हि प्रभावाप्ययोः। अर्थात जब ये कठोपनिषद के अकॉर्डिंग है डेफिनेशन, अर्थात जब 5 इंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती हैं। हमारी इंद्रियां कौन कौन सी हम बताया था ना, 5 जो सेंस हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है?
ये जब हमारे मन के साथ स्थिर हो जाती हैं, मतलब इन पर हमारा कंट्रोल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी पढ़ने का टाइम है तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इसी में किसी का मन हो कि अभी हमको चाय पीना है या हमको शॉपिंग जाना है या हमें और अदर कोई भी काम करना है, ठीक है, तो उस पर कंट्रोल करना, यानी उस चीजों को छोड़ करके, गलत चीजों को छोड़ करके सही चीजों की तरफ हमको बैक करना, यही हमारा धारणा, मतलब इंद्रियां जो है, इंद्रियों को यानी बस में करना, स्थिर करना ही योग है। किसके अकॉर्डिंग? कठोपनिषद के अकॉर्डिंग। और मन निश्चल बुद्धि के साथ या मिलता है, उस अवस्था को परम गति कहते हैं। इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है। वही बात को समझाया गया है कि इंद्रियों की स्थिर धारणा, यानी इंद्रियां जहां हमारे स्थिर हो जाती है, एक जगह पे टिक जाती हैं, एक जगह पे कॉन्टेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, वही हमारा योग है। यानी हमारे मन के साथ हमें क्या होना चाहिए? हम लोग क्या किसके राजा होते पता? हम लोग होते मन के राजा, ठीक है। मन के राजा हमें तब बनना चाहिए कि जो हमारी इंद्रियां कहती हैं उसको हम करे जा रहे हैं, तो हमारा जो अपना जो खुद का अस्तित्व है, व्यक्तित्व है, ठीक है, उसको हम खो देते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, और अक्सर आजकल का ये फैशन ही चल गया है कि एक एज में आते आते, टीनेजर एज में आते आते हर व्यक्ति, मतलब हर गर्ल्स बॉयज जो है वो अपनी अस्तित्व को भूलते चले जा रहे हैं। रियल में जो होना चाहिए कि नहीं उनको बोलना चाहिए, वो अपना फोकस जो है ना पढ़ाई पे जो देना चाहिए, एक्चुअली वो नहीं दे रहे हैं। तो वही हमारी इंद्रियों का भटकाव, यानी जो हमारी इंद्रियां, एक कहते हैं ना कि जब हार्मोन्स चेंज होता है, जो मतलब 16 to 19 की जो एज होती है, टीनेजर एज जो हमारी होती है, तो वहां मतलब बिल्कुल यहाँ से आप इससे समझ सकते हैं, जैसा मैं बता रही हूँ कि इंद्रियां हमारी कितनी तरह भागती हैं, ठीक है। उससे भी फ्रेंडशिप कर लें, उससे भी फ्रेंडशिप कर लें, वो भी हमारा दोस्त है, और वो समय ऐसा होता है उसमें आपकी भी कोई गलती नहीं होती है। वो एज फैक्टर ही ऐसा होता है कि जो हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। और जब हम इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेते हैं, यानी हम उनके अकॉर्डिंग ना चल करके हम अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, तब उसको हम कहते हैं मन का राजा, यानी हमारे ऊपर हमारा ही मन का अधिकार हो गया, ठीक है, तब उसको बोलते हैं मन का राजा। यहाँ पर उसको कहा गया है योग, यानी जब हम चीजों को, भागते हुई चीजों को पकड़ करके कांटेक्ट कर लेते हैं, उसको कंट्रोल कर लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, यानी जब मेरा मन करेगा तब, ना कि जब इंद्रियों का मन किया जैसा चला रहे हैं वैसा, वो योग नहीं हुआ। जब हम अपने हिसाब से उनको चलाएंगे वो हमारा योग हुआ, ठीक है। अर्थात प्रसादहीन हो जाता, उसमें शुभ संस्कारों की उत्पत्ति और अशुभ संस्कारों का नाश होने लगता है, यही अवस्था योग है। यानी जब हम गलत चीज करते हैं तो हमारी क्या होती है? अशुभ संस्कार उसमें पड़ते हैं। अशुभ संस्कार मतलब अक्लिष्ट वृत्ति जिसको बोलते हैं, ठीक है, यानी बुरी आदतें, बुरे विचार, बुरे ख्याल, और उसी को जब हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं, तो वही चीजें हमारे अच्छे में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगी। आपको 10 बजे रात को मन किया कि हम बाहर जाए पार्टी करने, ठीक है, और आपके घर वाले परमिशन नहीं दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपका अंतर्मन ये बोला कि नहीं 10 बजे रात को घर से निकलना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप किसी की ना मान करके, ना अपने मन की मान के, ना पेरेंट्स की मान करके आप बाहर जा रहे हो, 10 बजे रात को पार्टी करने जा रहे हो, तो वो क्या हो गया? आपका बुरे विचार हो गए, बुरी आदतें हो गई, बुरी हरकत हो गई, वो हमारे कंट्रोल से बाहर की चीजें हो गई, ठीक है। लेकिन जब उसी को आप जस्ट अपोजिट कर देते हो, पेरेंट्स की बात मानते हो, अपने अकॉर्डिंग चलाते हो, अपनी चीजों को कि नहीं हमें बाहर जाना ही नहीं है, ठीक है, ये जाना इस समय मतलब सबसे गलत बात है, जो कि नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अगर अपने मन को आप मोड़ लेते हो, बैक कर लेते हो, तो वही अवस्था हमारी योग की अवस्था होती है। और आप सब योग के विद्यार्थी हैं, योग के मतलब एक टाइम में आने में एक योग के टीचर बन जाएंगे आप लोग। तो ये सब चीजें आज से ही, अभी से डालना शुरू कर दीजिए अपने मन में, कि जहां हमारा मन का भटकाव हो रहा है, यानी जिस चीज में हमारा मन भटक रहा, हमको उसको नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात कि आप उसके रिजल्ट जान रहे हो कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। रिजल्ट्स का आपको नेगेटिव पॉजिटिव अगर पता चल गया तो आप वही काम करो जो आपके लिए पॉजिटिव हो। 1 मिनट है, थोड़ा सा मैं मेडिसिन ले लूं।
तो इस तरीके से आप अपने इंद्रियों को वश में करके अपनी चीजों को सुधार करके और योग के क्षेत्र में लगा सकते हैं। उसी का नाम, जब आपका मन, आत्मा और बुद्धि एक दिशा में काम करने लगती है, वो हमारा योग है। नेक्स्ट पढ़ेंगे मैत्रेयज्ञ उपनिषद। एकत्वं प्राणमनसि इंद्रियाणि तथैवश्च सर्वभाव परित्यागो योग इत्यभिधीयते। अर्थात मन व इंद्रियों का एक हो जाना, एकाग्रावस्था को प्राप्त कर लेना, बाह्य विषयों से विमुख होकर इंद्रियों का मन में और मन आत्मा में लग जाना, प्राण का निश्चल हो जाना योग है। वही बातें बोली गई हैं जो इसके पहले हमने बताया, यानी मन प्राण हमारा एकाग्र अवस्था हो जाना इतना आसान नहीं है। ये पढ़ना जितना आसान है, इसको एकाग्र करना उतना ही मुश्किल है। लेकिन आप लोग योग के स्टूडेंट हैं, योग के विद्यार्थी हैं, तो ये हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, बस इसका हमें अभ्यास करना है। किसी भी चीज का जब हम कंटिन्यू अभ्यास करते, प्रैक्टिस करते हैं थोड़े टाइम, तो देखेंगे कुछ ही दिनों में आप जैसा चाहेंगे वैसे आपके लाइफ में चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। जो आज तक कभी नहीं हुआ है वो आपके लाइफ में होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये कोई मैं अपने से नहीं कह रही हूँ, ये बिल्कुल जब आप और मतलब हायर एजुकेशन में जाएंगे, हायर इसकी पढ़ाई करेंगे, हायर स्टडी की, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, जो मैम ने पढ़ाया था वो बिल्कुल सही है। क्योंकि हम लोग पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं बहुत टाइम से, तो बहुत डीप में इन सब चीजों पर प्रैक्टिस किया है, खुद पर पहले प्रैक्टिस किया है, फिर जाकर के आप लोगों को वो सब चीजें हम लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं। क्योंकि एक टीचर जो होता है ना, जब तक वो खुद नहीं पढ़ा होगा तब तक अपने विद्यार्थी को, अपने स्टूडेंट को कभी वो पढ़ा नहीं सकता है, उस चीज को बता नहीं सकता है। ये तो आप भी मानते हो। अगर आपको एक टॉपिक दे दिया जाए तो क्या आप पढ़ा लोगे? जिस सब्जेक्ट में आपको नॉलेज ना हो उसको क्या आप पढ़ा लोगे? नहीं पढ़ा पाओगे। लेकिन जब उसकी आप प्रैक्टिस कर लेते हो अच्छे से और खुद में उस चीज को योग देखिए ऐसा चीज है कि आपको करके देखना पड़ेगा, ये प्रैक्टिकल का पार्ट होता है। ठीक है, और जब तक आप योग को करेंगे नहीं, उसको जिएंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, उसको सीखेंगे नहीं, तब तक ना आप कर पाएंगे, ना करा पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे, ना किसी को पढ़ा सकते हैं। तो इसको आज से ही आप लोग अपने जीवन में एक एम बना लीजिए। ठीक है, कि हमको इतने से इतने टाइम अपने देना है योग के लिए। 1 घंटा शाम को दे रहे हैं, 1 घंटा मॉर्निंग में दीजिए। रात को आपको 35 मिनट्स, जिसके पास जितना टाइम हो, 10 बजे के बाद, ठीक है, ध्यान का एक शुरू करिए। 5 मिनट से लेकर के आपका जितने टाइम तक ध्यान लग सकता है। बाहरी सारी चीजों को भूल जाइए और अपने सांसों को काउंट करिए। सिर्फ अपने आती जाती सांसों को काउंटिंग करना शुरू करिए। देखेंगे थोड़े ही दिन के बाद में अब कितने सारे ओवर स्ट्रेस से, एंजाइटी से, कितने सारी चीजों से आपको निजात मिल जाएगा, सिर्फ आपके सांसों की काउंटिंग से। ना उसमें कोई पैसे लगने हैं, ना उसमें कहीं आपको और कहीं जाने की जरूरत है, ना किसी को टाइम देने की जरूरत है। खुद पर मतलब आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट टाइम देने की जरूरत है बस। इससे आप देखेंगे कि जिसके भी नींद की समस्या है वो भी धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका किसी पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं हो रहा, उसमें भी होना शुरू हो जाएगा। आपके कोई काम नहीं बन रहे, वो काम बनने शुरू हो जाएंगे जब आप उसको शिद्दत से करना चाहेंगे तो। ठीक है, सॉरी। तो इस तरीके से मन का निश्चल हो जाना। जिस दिन आपका मन बिल्कुल निश्चल हो गया, यानी दूसरे के प्रति राग, द्वेष, भावना, कलेश जो कुछ भी है, ठीक है, उनको अपने मन से अगर आपने हटाना शुरू कर दिया तो आप अपने आप में ही योग सिद्ध कर लेंगे। और जब तक मन के अंदर से आप राग, द्वेष, भावना, कलह, कलेश, इसको अगर आप खत्म नहीं करते हैं तो योग आप कभी नहीं सीख पाएंगे। ये तो आप मान करके चलिए, नोट कर लीजिए कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग में। सॉरी। ठीक है, तो अगर योग सीखना है तो सबसे पहले क्या आप काम करेंगे? क्षमा करना सीखिए, माफ करना सीखिए।
जिस किसी ने संसार में आपके साथ कुछ भी गलत किया है उसको माफ कीजिए कि मैंने आपको माफ किया। आपसे कोई गलती हो गई है किसी के प्रति, हमने फ्रेंड सर्कल में, पेरेंट्स में, अपने बड़ों का कभी अपमान किया हो, गुरु का अपमान किया हो, सबसे यूनिवर्स में सबसे माफी मांगिए एक बार सोते टाइम कि यूनिवर्स हमसे जो भी गलती हुई हो हमें क्षमा करिए। मैं दिल से इस चीज के लिए क्षमा चाहती हूँ। और देखेंगे जैसे जैसे इसको आप मैनिफेस्ट करते जाएंगे और वैसे वैसे आपका मन, अंतरात्मा साफ होता जाएगा। और जैसे आपका आत्मा साफ होती जाएगी, योग आप में खुद सिद्ध होता चला जाएगा। ठीक है, और तब ये तभी होगा जब तक आप अंदर से प्योर नहीं होंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे। वो अपान प्राणायोग योरक्य स्वर योरथा सूर्य चंद्रम सूर्यज्ञो जीवात्म परमात्मनः एवं तुत् बंधवः जालस्य संयोगो योग उच्यते। अर्थात अपान और प्राण की एकता कर लेना, स्वरज रूपी महाशक्ति कुंडलिनी को स्वरेत रूपी आत्म तत्व के साथ संयुक्त करना, सूर्य अर्थात पिंगला और चंद्र अर्थात ईड़ा स्वर का संयोग करना तथा परमात्मा से जीवात्मा का मिलन योग है। ठीक है, योगोपनिषद के योग सिखोपनिषद के अनुसार कहा गया है कि ईड़ा और पिंगला, ईड़ा हमारी कौन सी है, स्वर मतलब स्वर हमारे है ना, पिंगला और ईड़ा। पिंगला हमारी हो गई राइट और ईड़ा हमारी हो गई लेफ्ट। ठीक है, और जब हम इसको काउंटिंग करते हैं मतलब अनुलोम विलोम के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी राइट से लेते हैं लेफ्ट को छोड़ते हैं, लेफ्ट से लेते हैं राइट को छोड़ते हैं, और प्लस अपना अपान कुंडल ये प्राण को, यानी जब हम मूलाधार चक्र को इसमें से कितने लोग जानते हैं? हैंड रेस करेंगे। मूलाधार चक्र किसको किसको पता है? अनिश को पता है, ठीक है। अंशु आपको नहीं पता है मूलाधार चक्र? ओके, कोई बात नहीं। मूलाधार चक्र हमारा रूट पार्ट होता है, जो एनएस पार्ट होता है उसको हम मूलाधार चक्र बोलते हैं। इसका योग में मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, रूट चक्र जिसको हम बोलते हैं वो हमारा मूलाधार चक्र होता है। ठीक है, तो वहां से हम प्राण को कांटेक्ट करते हैं, यानी उसको बिल्कुल ऐसे हिंदी लैंग्वेज में बोले तो सिकोड़ना जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सिकोड़ते हैं, यानी इंग्लिश में बोले तो एक्सपेंड करते हैं और कांटेक्ट करते हैं और एक्सपेंड करते हैं। कांटेक्ट एक्सपेंड यानी उसको सिकोड़ते हैं और छोड़ते हैं। उसी को एक लैंग्वेज और बोलते हैं सकुचन और आकुचन। ठीक है, सकुचन मतलब उसको सिकोड़ना, आकुचन मतलब उसको फैलाना, विस्तार करना। ठीक है, तो इस चीज को आप अंशु समझ लेंगे। रूट चक्र को बोलते हैं, यानी एनएस पार्ट ही हमारा मूलाधार चक्र है, उसी को रूट चक्र भी बोलते हैं। तो वहां से मतलब उसको हम कांटेक्ट करते हैं, मतलब जो बड़े योगी होते हैं, यानी जो अच्छे लेवल के योगी होते हैं। आप भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस से सब चीजें सही हो जाती हैं धीरे धीरे। तो उसको कांटेक्ट करना है और कांटेक्ट करके सीधे प्राण को अपने कहाँ लेकर के आना है? ईड़ा और पिंगला में मिलाना है। ठीक है, ईड़ा और पिंगला के थ्रू ला करके हम कहाँ मिलाते हैं? सहस्रार चक्र में। ठीक है, और वहां जब हमारी कुंडलिनी उसके थ्रू जागृत होती है और वो जाकर के कहाँ मिलती है? हमारे सहस्रार में। तो जब वहां पर परमात्मा और जीवात्मा का मिलन होता है, यानी कुंडलिनी का मेन आत्मा देखे हैं आप कहाँ पे होता है? जब छोटा बच्चा होता है तो उसको यहाँ पर देखते होंगे ना, सबके घर में कभी ना कभी छोटा बच्चा देखा होगा आप लोगों ने। सिस्टर के होते हैं, भाभी के होते हैं, अगल बगल में होते हैं, तो वहां देखा होगा आपको नहीं, इस जगह पे गड्ढा सा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है ना? जी मैम। हाँ, बहुत सॉफ्ट होता है। तो वहाँ ऑयल हमेशा डाला जाता है, तो वो क्या होता है? वही हमारे जो है सहस्रार होते हैं। ठीक है, वहां से बहुत मतलब वो भी बहुत ज्यादा योग में उसका योगदान बताया गया है। तो वहां हमारे आत्मा का जो है परमात्मा में मिलन होता है। किससे थ्रू होता है? हमारे कुंडलिनी के थ्रू। ठीक है, कुंडलिनी के थ्रू वहां पर आत्मा का परमात्मा में मिलन होता है, उसको भी हम योग कहते हैं। किसके अकॉर्डिंग? योगो सिखो उपनिषद के अकॉर्डिंग।
अच्छा ये बताइए, अभी जो लास्ट वाला मैंने पढ़ाया किसी को समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी। बिल्कुल ईमानदारी से बताएंगे, क्योंकि मैं पूछूंगी लास्ट में तो आपको आंसर फिर करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है मेरी कुछ मतलब थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम है, तो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। और क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी आप लोग पढ़ो बिल्कुल क्लियर कट पढ़ो, ठीक है? एक एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। और निश आपको आ रहे हैं समझ में? कुन्नी जी बोलेंगे, आपको आ रहे हैं समझ में? और एक बार बोल दीजिए। हाँ वही मुझे लग रहा था कि भी समझ में आया नहीं, इसलिए मैंने पूछा। अपान और प्राण की एकता कर लेना, स्वज रूपी महाशक्ति कुंडलिनी को स्वरेत रूपी आत्म तत्व के साथ संयुक्त करना। यहाँ तक अपान हमारी क्या होती है? अपान का एरिया हमारा क्या होता है? नेवल पार्ट से नीचे का, ठीक है? हमारे जो 5 होते हैं ना अपान 5 तत्व, अपान प्राण व्यान उदान समान। तो अपान हमारा नेवल पार्ट से नीचे का हो गया, प्राण हमारा हो गया कंठ से लेके हृदय तक, ये इस एरिया में हमारा जो है प्राण रहता है। अपान नेवल से नीचे के एरिया में रहता है। तो जब हम मूलाधार चक्र को यानी रूट चक्र को जब हम कांटेक्ट करते हैं तो और प्राण को उसके साथ में मिलाते हैं, ठीक है? तो जब कभी भी आप मिला करके देखेंगे ऐसे बैठ करके, जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ एक वाइब्रेशन सा फील होगा, ठीक है? यहाँ पर एक वाइब्रेशन फील होगा। जब ये दोनों चीजें आपस में मिलते हैं तो सीधा यहाँ आकर के इसका मिलन होता है, ठीक है? तो जब वहां पर मिलन होता है तो जब जितनी देर के लिए आपको वाइब्रेशन फील होगी ना, तो आप बाहर की चीजों से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। आपको फिर उस समय ना मन में कोई थॉट आएगा, ना कोई किसी तरीके के विचार, कुछ भी नहीं आएगा। तो वही बताया गया है कि जब इनका मिलन होता है यानी अमृत के साथ संयुक्त करना, यही अमृत के बस अमृत तो मतलब होता है ना कौन सा रस, वो एक रक्त स्रावा होती रहती है, रक्त सोम रस, ठीक है? यहाँ से सोम रस की 24 आवर्स स्रावा होती है। तो जब बचपन में देखिए, अब इसमें दूसरी बात आ गई तो भी आपको समझा देती हूँ। जब बच्चे छोटे होते ना, जब उनको तेर मेर की भावना नहीं होती, अपने पराये की कोई भावना नहीं होती, तब वो 24 आवर्स वो अमृत उनके जाता रहता है बॉडी में, तो उनकी बॉडी हमेशा प्योरिटी रहती। कहते नहीं बच्चे भगवान के रूप होते हैं, ऐसा सुना है ना आप लोगों ने? बच्चे भगवान के रूप होते हैं। एक्सक्यूज मी। तो उस समय इसलिए बच्चों को भगवान का रूप कहा गया है, क्योंकि बच्चों के जो सोम रस होता है, अमृत जो होता है, वो डायरेक्ट उनके बॉडी में जाता है। लेकिन जब वही बच्चे 8-9 साल के हो जाते हैं तो ये मेरी मम्मी, ये तेरी मम्मी, ये तुम्हारा, ये मेरा, उनके अंदर भी ये भावना आ जाती है। तो जब ये भावना आज इस तरीके का भावना आ जाती है, गलत सेंस बच्चे सोचने लगते, विचारने लगते, तो धीरे धीरे वो चीजें जो अमृत का उस सबके अंदर होता है, हम आपके भी अंदर होता है, लेकिन वो चीजें डायरेक्ट अब हमारे जाती है और हमारे नेवल पार्ट में जहाँ जठराग्नि है वहां पे जाकर के वो भस्म हो जाती है। तो उसका फायदा हम लोगों को नहीं मिल पाता है। वो जब बच्चे छोटे होते हैं ना तब उनका फायदा उनको मिलता है, क्योंकि उनके अंदर जब प्योरिटी रहती है, ठीक है? ये बात दूसरी चल रही थी, लेकिन यहाँ हम दूसरी चीजें आपको समझाने लगे हैं, तो इस ऐसे जल्दी इजी आप समझ लेंगे। तो वहां अमृत का यहाँ पर से रिसाव होता है और वही अमृत जा करके हमें बहुत मतलब हर रोग से मुक्त करता है, जो रसपान होता रहता है। तो वही बताया गया कि वहां पर जाकर के जब संयुक्त हो करना, यानी वहां जाकर के मिलता अपान और प्राण, तब वहां हमारा योग सिद्ध होता है। उस समय उसको हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारा योग जो है सिद्ध हो रहा। किसके अकॉर्डिंग? योगों से कोई उपनिषद के अकॉर्डिंग। इतनी बात समझ में आई किसी को? अभी भी नहीं समझ में आई होगी तो अभी भी दोबारा मैं समझाऊंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग हट करके मैंने एक और चीजें आपको यहाँ पर बता दिया। शायद ये चीजें कोई नहीं बताता, या बताता तो कहीं और से बताता, कभी और बताता है आपको।
सूर्य अर्थात पिंगला और चंद्र अर्थात ईडा स्वर का संयोग करना तथा परमात्मा से जीवात्मा का मिलन। यानी ईडा और पिंगला जब हमारे ये दोनों नाड़ियां हम जब अनुलोम विलोम करते हैं तो तीसरी नाड़ी हमारी जागृत होती है, सुषुम्ना। ठीक है, तो ये सीधा हमारे यहाँ करके यहाँ पर मिलती है, तो उसको उसी मिलन को हम योग कहते हैं। ठीक है, उस समय जब ये एक ऊर्जा होती है। ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी जो हमारी है वो ऊर्जा है, ऊर्जा के फॉर्म में हमारे नेवल पार्ट के नीचे में वो कुंडलिनी के रूप में बैठी है। वही जाकर के जब वहां हमारी मिलती है तो वहां पर हम संसार के सारी चीजों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और परमात्मा से वहां हमारा मिलन होता है सीधा सीधा। अभी तक समझ में आ गया? अभी अब लग रहा है समझ में आ गया होगा। और एक चीज और, मैं आपका नाम तो नहीं जानती, ये क्लास चल रही है और योग की क्लास है। ठीक है, और आप अनडिसिप्लिन है, आप लेट करके क्लास ज्वाइन करें। अगर आपको क्लास नहीं ज्वाइन करनी है तो प्लीज आप लीव हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि योग का पहला नियम ही है कि योग अत अनुशासना। ठीक है, और ये कोई मजाक की कक्षा नहीं चल रही है। आपके सामने अगर कोई पढ़ा रहा है, चाहे आपसे एज में छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, वो आपके गुरु के समगर आपको ज्ञान दे रहा तो आपके गुरु के समान है। लेटे हुए नहीं मैम, पीछे दीवार है ना। मुझे ऐसा लगा, ठीक है, कि आप लेटे हुए, सब लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये सब चीजें ऐसा है, आप बुरा माने या ना माने उससे डजंट मैटर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दीवार है ना, इसमें दीवार में सपने से योग को या किसी भी चीज को जब तक आप प्रॉपर स्टेट नहीं बैठते हैं, ठीक है, आपके माइंड में कभी कोई चीज नहीं जाएगा। क्योंकि हमारे स्पाइन कॉर्डल से सीधा हमारा मैसेज हमारे ब्रेन तक जाता है। जो भी आप सुनते हैं, समझते हैं, कुछ भी, तो स्पाइन कॉर्ड से सीधे हमारा जो है, हो सकता है मेरे लैंग्वेज में मैं क्लियर नहीं आप बोल पा रही हूँ क्योंकि इसमें मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन आप मेरी बातों को इतना समझ सकते हैं कि हमारे उसके थ्रू जो है मैसेज ब्रेन तक जाता है। ठीक है, तो अगर आप कभी टेढ़ा बैठे हैं, मेढ़ा बैठे हैं, कभी ऐसे बैठे हैं, कभी ऐसे बैठे, तो यकीन मानिए आप कभी लाइफ में स्टेबल नहीं हो सकते हैं। 5 मिनट का ही किसी को सुनिए और सामने वाले को ये लगे कि आप उसको सुन रहे हैं। ठीक है, ये आगे आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगा, इस बात को हमेशा आप याद रखेंगे। तभी कोई व्यक्ति आपको अच्छा ज्ञान देगा, अच्छी बातें बताएगा, जब आप उसको अच्छे से सुनोगे। और ये आपके आगे की पढ़ाई के लिए भी, जो भी आप कर रहे हो ना, उसमें भी बहुत बेनिफिट होगा। जब भी बैठो, बी अलर्ट, स्टेट, तब जाकर के समझो कि आप कोई चीज को सुन पाओगे, समझ पाओगे और आपके ब्रेन तक वो मैसेज जा पाएगा। अदरवाइज आप कितनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, आपके अंदर आपकी बात नहीं करें, सबकी बात करें, चाहे वो मैं हूं कोई भी हो, जब तक ये सेंस हमारे अंदर नहीं आएगा कि हमारे सामने वाला हमें क्या बता रहा है, क्या सुना रहा है, क्या सिखा रहा है, और उसको हम अलर्टनेस के साथ नहीं सुनते हैं, तो कभी भी हमारे माइंड में नहीं आएगा और आप जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं ढंग से सुन पाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, और जीवन में लोग क्यों परेशान हैं आपको पता है? क्यों लोग आज के टाइम पर इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी लोग क्यों इतना परेशान है? किसी के काम नहीं बनते हैं, किसी का कुछ होता ही नहीं, होता है तो कलह क्लेश अलग रहता है। क्यों? क्योंकि उनका अपना ये सेंस खुद में भी नहीं काम कर रहा है। वो आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। एक दूसरे में कैसे सामंजस्य बिठाना चाहिए, चाहे वो टीचर के साथ हो, चाहे गुरु के साथ हो, चाहे पेरेंट्स के साथ हो, चाहे नेबर के साथ में हो, इवन फ्रेंड सर्कल हो, किसी के भी साथ में। तो जब तक इसको आप कूल नहीं रखोगे, यहाँ तक जब तक कोई बात नहीं आपके अंदर जाएगी, तो कोई भी हो, जितने लोग भी यहाँ ज्वाइन हैं, सबकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपके सामने कोई टाइम समय दे रहा है तो उसका यूटिलाइज कीजिए। आपको नहीं सुनना है, वीडियो ऑफ कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लोग सुनने वाले हैं, लेकिन आपकी एक्टिविटी देख करके सबका ध्यान उधर आपकी तरफ जाए। मेरा ही ध्यान चला गया, मैं देख रही हूँ आप आराम से ऐसे रिलैक्स पोजीशन में हो। रिलैक्स पोजीशन में मुझे होना चाहिए। 102 डिग्री फीवर में पढ़ा रही हूँ मैं। ठीक है, 102 डिग्री फीवर है मुझे, आज की ही रिपोर्ट है। पर हमने कहा नहीं, ऐसे में 2-3 दिन नहीं पढ़ाई हूँ, मुझे स्टूडेंट को पढ़ाना है। ठीक है, सर ने मुझे फोन किया कि आप कंडीशन आपका ठीक है नहीं, हमने कहा मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी चाहे मेरा कंडीशन कैसा भी हो। ये होती है।
ठीक है, तभी आप जाकर के समाज में, ऐसा नहीं मैं रेस्ट ले छुट्टी ले सकती थी सर से, 2-4 दिन की छुट्टी दे दो सर, कोई बात नहीं, छुट्टी मुझे मिल जाती। लेकिन क्या है कि एक अपनी ऑनेस्टी भी होनी चाहिए, जहां तक चल सकता है वहां तक चलाना चाहिए। जब बिल्कुल नहीं चलने लायक रहेगा तो कोई फोर्स नहीं है ना। अगर आप मतलब योग के विद्यार्थी हैं, योग से कुछ अनुशासन नाम की चीज सीखनी चाहिए, सबको सीखनी चाहिए, सभी के लिए बोल रहे हैं। अगर आपके सामने कोई कुछ 2 बातें बोल रहा है ना, तो जरूर आपसे थोड़ा सा नॉलेज उसको होगा, माना कि आपको दूसरे सब्जेक्ट में नॉलेज होगा, ठीक है, लेकिन हम आपके सब्जेक्ट में हो सकता है मुझे 1-2 पॉइंट ज्यादा नॉलेज हो, और है तभी बता पा रही हूँ, समझा पा रही हूँ, और आपको नहीं है तभी आप हमारे साथ ज्वाइन है। उसको सीखने के लिए आए तो उसको कुछ सीखिए आप अच्छे से, ठीक। अगर कोई ऐसी दिक्कत प्रॉब्लम है, आप वीडियो ऑफ कर दीजिए, लेफ्ट हो जाइए, ताकि दूसरे का ध्यान आपकी तरफ ना जाए, ठीक है। सभी के लिए ये इंस्ट्रक्शंस है, और मैं पहले ही बोली हूँ कि जो भी पढ़े हमारे क्लास में वीडियो ऑन करके बैठे, उससे हम ऑब्जर्व करते हैं कि कौन कितना अपना कॉन्सेंट्रेट लगा रहा है, तो उसी व्यक्ति पर मैं सारा फोकस करती हूँ, फिर बाकी को मैं सबको छोड़ देती हूँ। अब मैं एग्जाम्पल भी आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है। जो आपकी प्रैक्टिकल की मैम है मॉर्निंग में, स्वाति मैम, इतनी ऑनेस्ट टीचर वो हैं, इतनी ऑनेस्ट टीचर हैं कि मैं उनको मैं सलाम करती हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल वाली मैम को आपको पता है ना, स्वाति मैम, जब भी क्लास होता था इतनी अलर्टनेस के साथ वो बैठती थी, सुनती थी, सीखती थी, समझती थी, और आज के डेट में इतनी अच्छी टीचर बन करके आपके सामने आई, तो पूरा उनका योगदान है, ठीक है। उन्होंने उस चीज को सुना, समझा, जाना, सीखा, और हमने भी उन पर बहुत फोकस किया। तो ये चीज होती है। तो जब आप हमको टाइम समय दोगे तो हम भी आपको अपना टाइम समय देंगे, और वो कहीं वेस्ट नहीं जाएगा। जो चीजें आप यहाँ इस मंच पे सीखोगे ना, इस प्लेटफॉर्म पर, वो कहीं ना कहीं आपको काम जरूर आएंगे। हम लोग ऐसे 50 क्लास ज्वाइन करते हैं, तब जा करके आज यहाँ बैठ करके आप लोग को हम लोग से कुछ सिखा पाते हैं। ऐसे नहीं कि कहीं से सो के आए उठ करके और आपको पढ़ाने लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 10 लोगों को सुनते हैं, 20 लोगों को सुनते हैं, उसमें से 5-7 लोगों को चूज करते हैं, उनके कुछ नोट्स बनाते हैं, कुछ पॉइंट्स बनाते हैं, वो चीजें हम लोग यहाँ पर आप लोग को ज्ञान देते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ से पढ़ करके अभी ज्ञान, यहाँ से तो देते ही देते हैं, ये तो आपका टॉपिक है, यहाँ से तो ज्ञान मिलता ही है आपको। लेकिन हम ऐसे टीचर है कि हम और भी चीजें आप लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, कि जो शायद अगर आप आगे पढ़ोगे तो ही पढ़ पाओगे। मास्टर डिग्री करते हो, पीएचडी करते हो, नेट करते हो, क्वालिफाइड वाईसी भी करते हो, तब आप उस चीजों को पाओगे जिसमें 20 50 हजार रुपए लगते हैं। ऐसे नहीं हो जाता है कोई भी चीज, ठीक है। और हम वो ज्ञान आप लोगों को यहाँ ला करके देते हैं, ताकि आगे जब कल को आप कहीं क्लास लो तो उस चीज को दिमाग में रखो कि हाँ ऐसा ऐसा पढ़ाया जाता है, ऐसा ऐसा चीजें होती हैं। तो जब आप यही नहीं सुनोगे तो आगे कैसे आप क्लास ले पाओगे, ठीक है। आगे से इन सब बातों का ध्यान रखिए। कम से कम आपके सामने आपका गुरु है, टीचर है, जो भी समझिए, फ्रेंड है, इतना ही समझिए। अगर आपको लेक्चर दे रहा है तो भी अलर्टनेस के साथ बैठिए, उसको ध्यान से। अब पहली बात, बैठने का सबसे अच्छा तरीका आपकी कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए, तब तो आपका योग पढ़ने का कोई मतलब है। अदरवाइज मैं इसको 0 समझती हूँ, जिसकी कमर गर्दन सीधी नहीं है। इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक प्रूफ है कि जिसकी कमर गर्दन सीधी है, पहली बात तो वो व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होगा। दूसरी बात, वो हमेशा हमारा मैसेज जो ब्रेन तक जाता है ना, वो हमारे स्पाइन कॉर्ड के थ्रू ही जाता है। जो भी मैसेज आपको जाता है, अच्छी बुरी जो भी, उसके थ्रू। तो जब तक आपका स्पाइन नहीं सीधा होगा। मैम इतना थोड़ा सा मान लीजिए कि सुबह से बैठे हुए हैं तो हम थोड़ा सा दीवार लग के बैठ गए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं था। और 1 घंटा के लिए हम बैठते नहीं है। सुबह 11 बजे बैठे हैं और सुबह ये रात में 2 बजे बैठना। हम आप वीडियो ऑफ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो ऑफ क्लास में डिसिप्लिन, मैथ्स क्लास में डिसिप्लिन चाहिए, मुझे डिसिप्लिन चाहिए। मैंने देखा, बहुत टाइम से देखे, तभी इसलिए थोड़ा सा दिमाग में लिए, ऐसा बात नहीं है। अब ये ऐसा थोड़ी प्लीज मैम क्लास कर दीजिए मैम, प्लीज।
ओके चलिए ठीक है, आप वीडियो ऑफ करके आराम से लेट जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे आप पढ़ेंगे प्लीज। कौन पढ़ रहा था? उन्हीं में आगे के पढ़ेंगे लिंग पुराण के अनुसार। चलिए लिंग पुराण के अनुसार, लिंग पुराण में महर्षि व्यास ने योग का लक्षण किया है। स्वार्थ विषय प्राप्तिरात्मनो योग उच्यते, अर्थात आत्मा को समस्त विषयों की प्राप्ति होना योग कहा जाता है। ध्यान से सुनेंगे इसको, समझेंगे इसको। आत्मा को समस्त विषयों की प्राप्ति होना योग कहा जाता है। ठीक है, आत्मा जो हमारा है समस्त विषयों को प्राप्ति, यानी हर चीज का ज्ञान, ठीक है, उसी को प्राप्त करना ही योग कहा जाता है। उक्त परिभाषा में भी पुराण काल का अभिप्राय योग सिद्धि का फल बताया ही है। समस्त विषयों को प्राप्त करने का सामर्थ्य योग की एक विभूति है, यह योग का लक्षण नहीं है। वृत्ति निरोध के बिना यह सामर्थ्य प्राप्त नहीं हो सकता। उनके अनुसार कहने का मतलब है लिंग पुराण के अनुसार में सारी चीजों को आप ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामर्थ्य के अनुसार है, यानी आप बहुत सारे विषयों पर आपका अपना कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपके सामर्थ्य के अनुसार है। यानी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जो भी जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके ये बस में है। लेकिन योग के क्षेत्र में जब आप आते हैं, योग का लक्षण आपका क्या है? जब तक आपका मन, बुद्धि और आत्मा, ठीक है, मन, चित्त और आत्मा, जहां ये तीनों नहीं कनेक्ट होता है, ठीक है, इसमें भी आपका विच्छिन्न है। विच्छिन्न मतलब दूर दूर फैला हुआ, यानी मन कहीं और है, शरीर कहीं और है, चेतना आपकी कहीं और है, तब तक आप जो है सामर्थ्य नहीं है योग को सिद्ध करने में। मेरी बात इतना कितने लोगों को समझ में आई? वो हैंड रेस करेंगे मैम। क्योंकि मैं हेलो, अपने क्वेश्चन रखेंगे, हम पूछेंगे बाद में, आपको टाइम दिया जाएगा, अपने क्वेश्चन नोट डाउन करके रखेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहती इतनी बातें किसको समझ में आ गई? ऐसे समझिए, आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, आपने उनका ज्ञान हासिल कर लिया है, ठीक है, हासिल कर लिया, आपके पास ज्ञान की कमी नहीं है। लेकिन योग हमारा कहाँ सिद्ध होता है? जब तक हम बाह्य वृत्तियों को नहीं छोड़ देते, यानी जो वृत्तियां 24 घंटे हमारे मन के अंदर चलती रहती हैं, थॉट हमारे चलते रहते हैं, जब तक इस पर कंट्रोल हमारा नहीं होता है, तब तक हमारा योग सिद्ध नहीं होता, योग को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि महर्षि पतंजलि का यही एक फंडा था, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। जब तक चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं आप कर लेते हैं, आपका योग सिद्ध नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि आप ज्ञान में बहुत माहिर हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट में आप मास्टर हो सकते हैं, लेकिन आप योग के क्षेत्र में मास्टर नहीं हो सकते तब तक जब तक अपनी वृत्तियों को अपने से दूर नहीं कर देते हैं, उनका निरोध नहीं हो जाता। ये लिंग पुराण के अनुसार में कहा गया है। ठीक है, अग्नि पुराण में भी ऐसे ही कहा गया है। मैं संस्कृत नहीं पढ़ रही हूँ, मैं मीनिंग से पढ़ दे रही हूँ। ठीक, योग मन की एक विशिष्ट अवस्था है। जब मन में आत्मा को और स्वयं मन को प्रत्यक्ष करने की योग्यता आ जाती है, तब उसका ब्रह्म के साथ संयोग हो जाता है। योग मन की एक विशिष्ट अवस्था है। विशिष्ट मतलब बहुत महान, ठीक है, योग है। क्योंकि जितना लोग योग को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, एक्चुअल में योग इतना ही नहीं। योग एक मतलब कहते ना, बिल्कुल एक सागर है, समझे, सागर है। सागर यानी जितना भी आप डूबते जाओगे, जितना भी उसके अंदर आप जानने की कोशिश करोगे, उतनी नई नई चीजें आपको योग से सीखने को, समझने को मिलेगा। ये तो मात्र एक आपका डिप्लोमा का टॉपिक है, ठीक है। तो आप इतना नहीं समझना कि ये डिप्लोमा ही हमने कर लिया तो बहुत कुछ हम मतलब जान गए। आपको जॉब मिल जाएगी, इससे भी आपको जॉब, आप सिखाने लगोगे, पढ़ाने लगोगे, सब कुछ हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन योग को रियल में अगर जानना है तो उसके समुद्र में आपको डूबना ही पड़ेगा, अगर और भी जानकारी लेनी है तो।
ठीक है, ये कहने का मतलब है जब मन में आत्मा को और स्वयं मन को प्रत्यक्ष करने की योग्यता आ जाती है, यानी जब मन को और आत्मा को प्रत्यक्ष करने की यानी देखने की, आप अपने आत्मा को कैसे प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो? कोई व्यक्ति देख सकता है? नहीं देख सकता। लेकिन जब योग अगर आप साधना सही तरीके से करते हो, साधना में हो गया आपका ध्यान, षटकर्म हो गए, आसन हो गए, ध्यान हो गया, ये सब चीजों को अगर आप करते हो नियमित और एकदम ईमानदारी के साथ में, तो आपके अपने आत्मा का भी साक्षात्कार हो जाएगा। और होता है, क्योंकि हुआ, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, महान पुरुष लोग हुए हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे लोग हुए हैं, तो उनका साक्षात्कार हुआ है। तब उसका ब्रह्म के साथ संयोग हो जाता है। जब अपने आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से आप देखने लगते हैं, तो आपको परमात्मा का दर्शन या रूप सबको दिखाई देने लगता है। और वो चीजें तभी होंगी जब अपने मन के कड़वाहट को आप निकाल करके, मन के बैर को निकाल करके फेंकेंगे, यानी जो भी इसके अंदर गंदगी भरी है उसको निकालेंगे और अच्छी चीजों को धारण करेंगे। तो आज ही आप लोग शुरू कर दीजिए कोई भी चैंटिंग मंत्र, जो भी हो, जिनका भी जो भी पसंद का हो, ओम चैंटिंग, राम का नाम, हनुमान का, जो भक्त जिसको मानता हो, जिस अपने रिलीजन को मानता हो, उसको ही अपना चैंटिंग करना सुबह शाम। जब भी मन भटकता है, कुछ गलत भावना ऐसी आती है, किसी के प्रति गुस्सा, कुछ भी, बस तुरंत आप उस चीज को भूल के अपने परमात्मा का नाम लेना शुरू कर दीजिए। देखेंगे कुछ ही दिन में ये आपका ओवर होते होते, जब ये क्लासें ओवर होने लगेंगी, आपके 50% चीजें आपकी सही होना शुरू हो जाएंगी। आप 50% इसमें निपुण हो जाएंगे। अब बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो? कौन कौन हैंड रेस कर रखा है बताइए। पुनी जी, मैम, कुछ पूछिए। हाँ पूछिए। मैम, अभी आपने पढ़ा आत्मा का समस्त विषयों की प्राप्ति होना तभी योग कहलाता है। लेकिन मैम, मेरा छोटा सवाल था, जैसे विषयों की जानकारी तभी मिलेगी जब कि चिंतन करना होगा हमें उस लेवल का, लेकिन उसके लिए, चिंतन के लिए इंद्रियों का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे मन भी है हमारा, तो मन क्या है? इंद्रियां हैं। या फिर किसी भी चीज की नॉलेज के लिए हमें इंद्रियों का सहारा लेना पड़ेगा। आंख के लिए, कान के लिए, मतलब कान का सहारा लेना पड़ेगा, मन का तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन ये कैसे संभव है कि अपनी इंद्रियों पर भी कंट्रोल रखे? और ये चीज यहाँ पर आपको समझाया गया है, आप दुनिया का नॉलेज ले सकते हैं। बस ऐसे मेरी मोटी मोटी बात सुनिए, आप दुनिया का नॉलेज ले सकते हैं, उसमें आप निपुण हैं, सक्षम हैं। आप जब 10th से पहले क्लास जब पढ़ रहे होंगे, 10th से पहले यानी 9th से 8th तक, आप कितने सब्जेक्ट लेके पढ़े होंगे? हिंदी भी रहा होगा, इंग्लिश भी रहा होगा, मैथ भी रहा होगा, CBS भी रहा होगा, आर्ट भी रहा होगा, आपका कौन कौन जो भी सब्जेक्ट रहते हैं। तो क्या उस सब्जेक्ट को हम पढ़ते नहीं है? पढ़ते हैं ना, पूरे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। यहाँ बस आपको एक उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि इस तरीके से आप बहुत सारे विषयों को पढ़ तो सकते हैं, उसका ज्ञान तो ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा योग कहाँ सिद्ध होगा? जब हम आत्मा से परमात्मा को वहां पर मिलते हैं, यानी उसके लिए हमें अपने आत्मा को साफ करके उसमें परमात्मा को प्रवेश कराना होगा, तभी जाकर के हमारा योग सिद्ध होगा। सिर्फ योग की बात यहाँ पर कही गई है कि योग के आप सिद्ध कैसे कर सकते हो? जब अपनी बाह्य वृत्तियों को, अपने अनसेसरी थॉट को, अपने अनसेसरी चीजों को जब आप बिल्कुल खत्म कर दोगे, और जब इसके अंदर में, आत्मा के अंदर में सिर्फ परमात्मा आपको दिखना शुरू हो जाएगा, तभी तो आपका योग सिद्ध हो पाएगा। क्योंकि आसन, प्राणायाम और केवल ऊपरी तरीके से, यानी टाइम पास कर लेने से आपको कभी भी योग सिद्ध नहीं हो सकता है। आप यही पढ़ते पढ़ते जितने भी टाइम, 6 महीना, 1 साल का जो भी कोर्स आपका है, आप इसको करते रहो। और इसके करते करते केवल आप सुनते हो, ठीक है, उस पर अमल नहीं करोगे, तो क्या आपको योग सिद्ध हो जाएगा? कभी नहीं होगा। और आज से मेरी बात मानना शुरू कर दीजिए। रात को 30 मिनट्स अपने लिए योग के लिए निकालिए, और कोई भी एक चैंटिंग करिए, ओम चैंटिंग, जिसको जो भी अपना अच्छा लगे। कोई साईं नाम लीजिए,
शंकर भगवान, जो भी जिनके भी देवता हैं, जिनको भी आप अपने इष्ट देव को मानते हैं, उनका सुबह शाम स्मरण करना शुरू करिए। और मैं आपको विद इन 3 मंथ्स का टाइम दे रही हूँ कि आपके अंदर कितने चेंजेस आ जाएंगे। तो जब हम इनके पीछे जाएंगे तभी तो ये चीजें हमें मिलेंगी। यहाँ कहा गया कि आप बहुत सारे विषयों का ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन योग के लिए पर्टिकुलर एक चीज के लिए बोला गया कि योग के लिए आपको बाह्य वृत्तियों से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी आपको योग की सिद्धि मिल सकती है। आई मेरी बात समझ में अवनीश? ठीक है, और किसी का क्वेश्चन? किसी और का कोई क्वेश्चन? सबको समझ में आ गया? ठीक है, जितना भी आप लोग पढ़ रहे हैं, इनके जो भी आपको समझ में नहीं आता उसके अच्छे से राइट डाउन करेंगे और मुझसे लास्ट में पूछेंगे, और प्लस जो जो चीजें नहीं आ रही हैं उनको पूछेंगे पूरे तरीके से क्लास में। उसमें कोई भी डाउट नहीं करेंगे, नहीं मैं कैसे पूछूं, क्यों पूछूं, क्योंकि अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर मैं पूछूंगी। ठीक है, और फिर जब मैं पूछूंगी आप बोलोगे नहीं बता पाएंगे, तो इसका मतलब कि आप मन से नहीं पढ़े। क्योंकि मैं एक चीजों को 4 बार डिफाइन करती हूँ और सबसे बेस्ट इजी से इजी तरीके से मैं डिफाइन करके बताना चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग जितना भी सीखें, 1 साल का आपका कोर्स है, जितना भी आप सीखें, तो जहां कहीं भी आप सिखाएं कल को, तो उसको कहीं कोई चीजें आप लोगों की ये ना कोई कहे कि आप कहाँ से सीख के आए हो। ठीक है, उसके लिए आपको ध्यान भी देना होगा, 1 घंटे की टाइम भी देनी होगी। ये 2 घंटे आपके जो सुबह शाम इतना तो सफिशिएंट है, बट इसके अलावा अगर आपको कुछ थोड़ा सा इसमें वेरिएशन चाहिए, चेंज चाहिए, तो जो 30 मिनट्स का टाइम हमने आपको बताया है रात में, वो भी भर पेट खाना नहीं खाना। मतलब खाना का देखो, योगी का खाना ही होता है 6 से 7 के बीच में। जो 10 बजे रात को खाना खा रहा, पहली बात तो वो योगी है नहीं, वो भोगी है। फिर वो योग ना ही करे तो ज्यादा बेस्ट है, और वो फिर नहीं ध्यान कर सकता। ध्यान के लिए हमारा पेट खाली होना चाहिए। जितना हमारा पेट हल्का होगा, ठीक है, जितना पेट हल्का होगा उतना हमारा ध्यान, कंसंट्रेट पावर हमारे बहुत अच्छे से, किसी भी चीज में आप करते हैं तो आपका ध्यान लगना स्टार्ट हो जाएगा। करके देखिए इसको, ये बताने या लेक्चर देने से नहीं, जब आप करके देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक का सभी का क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोले, और नहीं तो फिर शांति पाठ कोई भी करा दे। मैं करा नहीं पाऊंगी, मुझे बहुत गले में पेन हो रहा।